नमस्कार, छत्तीसगढ़ कौशल्य भूमि देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं स्वीटी दीक्षित। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। बस्तर प्रवास पर सीएम भूपेश बघेल है। 2 दिवसीय प्रवास पर रहेंगे सीएम। बस्तर को साधने की करेंगे कोशिश। पहले चरण में बस्तर संभाग में चुनाव है और ऐसे में बस्तर प्रवास पर सीएम भूपेश बघेल है। 2 दिवसीय प्रवास पर रहेंगे सीएम भूपेश बघेल और बस्तर संभाग को साधने की कोशिश करेंगे। बता दें कि पहले चरण में बस्तर में ही चुनाव है, तो बस्तर को साधने की कोशिश यहां पे सीएम द्वारा की जाएगी। बस्तर संभाग के दौरे पर है सीएम भूपेश बघेल। पहले चरण में बस्तर संभाग में चुनाव है। और छत्तीसगढ़ के पहले चरण में बस्तर संभाग की 12 और राजनांदगांव की 8 विधानसभा सीटों के लिए मतदान होना है। राजनीतिक मान्यता ये है कि जो भी इस 20 सीटों पर कब्जा जमाता है वो छत्तीसगढ़ की सत्ता में काबिज हो जाता है, जिस कारण बीजेपी कांग्रेस दोनों ही इस पर अपना फोकस जमाए हुए हैं। और इसी कड़ी में सीएम बघेल 2 दिन के प्रवास पर बस्तर जा रहे हैं, जहां वो अलग अलग जनसभाओं को संबोधित करेंगे। लेकिन आखिर बस्तर का सियासी समीकरण क्या है, चलिए हम आपको बताते हैं। तो राजनीतिक दलों ने क्यों बस्तर खास है, राजनीतिक दलों के लिए ये सबसे पहले समझना जरूरी हो जाता है। और बस्तर का सियासी समीकरण ये बहुत जरूरी हो जाता है कि हम आपको समझाएं और बताएं कि सत्ता में जिसको काबिज होना है उसके लिए बस्तर की सीट कितनी ज्यादा महत्वपूर्ण है। और अभी की बात की जाए तो सीएम भूपेश बघेल बस्तर के दौरे पर है और बस्तर को दौरा उनका कई मायनों में महत्वपूर्ण है, क्योंकि बस्तर जो है वो आप हॉट सीट एक तरीके का छत्तीसगढ़ का कह सकते हैं। और पहले चरण में बस्तर में भी चुनाव है, इसलिए कोशिश यही है कि बस्तर को सबसे पहले साधा जाए। इसलिए सीएम भूपेश बघेल बस्तर के दौरे पर निकले हुए हैं। बस्तर संभाग अब किसका होगा, क्या उसकी सियासी समीकरण है, यह बहुत जरूरी हो जाता है समझना। इसकी महत्वता हम आपको बताएंगे कि क्या बस्तर का सियासी समीकरण है। चूंकि खुद सूबे के मुखिया वो है 2 दिन के बस्तर संभाग के दौरे पर है और कहा यह जाता है कि अगर आपको छत्तीसगढ़ में राज करना है तो सबसे पहले आपको बस्तर की जनता के दिलों पर राज करना होगा। उसके बाद से आपका जो सीट है वो मिल सकती है और कुर्सी जो है वो आपकी हो सकती है। तो सीएम 2 दिनों के बस्तर के दौरे पर है और ऐसे में बस्तर संभाग काफी ज्यादा महत्वपूर्ण सीट है, जिसके दौरे पर सीएम भूपेश बघेल है। तो हर लिहाज से बस्तर का जो सीट है वो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। सियासी समीकरण भी इसका काफी दिलचस्प है और इसलिए बीजेपी हो या कांग्रेस पूरी कोशिश कर रही है कि बस्तर संभाग में अपनी पैठ बना सके। तो बस्तर संभाग की 12 राजनांदगांव की 8 सीटों पर मतदान है। ये 20 सीटें राजनीतिक दलों के लिए सत्ता की सीढ़ी बनेगी। कांग्रेस बीजेपी दोनों अब इन सीटों पर फोकस कर रही है और 1951 यानी कि आजादी के बाद हुआ था पहला चुनाव। 1951 में बस्तर संभाग की होती थी 8 सीटें और 6 सीटों पर जीते थे निर्दलीय उम्मीदवार। कांग्रेस के कब्जे में आई थी बीजापुर और नारायणपुर की सीटें। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ ओम प्रकाश चंद्राकर छत्तीसगढ़ के हेड हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ओम प्रकाश, बहुत जरूरी हो जाता है कि बस्तर की जो सीटें हैं उसको बारीकी से समझा जाए और सियासी समीकरण इसके भी कई लिहाज से काफी अहम हो जाते हैं। जाहिर तौर पे स्वीटी, जो बस्तर का इतिहास रहा है हमेशा से ही एक कह सकते हैं कि किंग मेकर के तौर पर बस्तर की सीटें रही है। तो जाहिर तौर पे दोनों ही दल, चाहे भाजपा हो चाहे कांग्रेस हो, दोनों दलों ने यहाँ पे अभी से ही नहीं पिछले 6 महीने से यहाँ पे पूरी ताकत अपनी झोंक दी है। चाहे मैं बात करूं सीएम भूपेश बघेल की, तो वो लगातार बस्तर के दौरे पर रहे हैं, लगातार वो लोगों से मिलते जुलते रहे हैं। अगर युवा संवाद की बात हो, भेंट मुलाकात की बात हो, तो बस्तर पे उन्होंने काफी फोकस किया था। यही हाल अगर देखा जाए तो तकरीबन बीजेपी का भी रहा है। भाजपा भी
हर बार वहां फोकस में करती रही है। इसके अलावा जो बड़े नेता है भाजपा के, चाहे वो प्रदेश प्रभारी हो या फिर बड़े नेता हो, सीएम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभा हो, तो तमाम जो एक्टिविटीज जो है वो बस्तर में लगातार जारी रही है। यही वजह है कि वहां की जो सीटें, जो 12 सीटें हैं, जिसपे फिलहाल की स्थिति में यदि मैं बात करूं तो पूरे 12 से 12 सीटों में कांग्रेस का कब्जा है। पिछले 2018 के चुनाव में ये जो बस्तर की सीट थी, जिसमें महज एक सीट जो थी, जो दंतेवाड़ा की सीट थी, भीमा मंडावी, वो चुनाव जीतकर आए थे, लेकिन उनकी मृत्यु के बाद वो सीट खाली हुई थी, जहां उपचुनाव हुआ था, जहां कांग्रेस ने विजयी पताका फहराया था। तो इसके बाद से पूरी जो 12 सीटें हैं वो फिलहाल कांग्रेस के कब्जे में है, और जाहिर तौर पे कांग्रेस कभी नहीं चाहेगी कि बस्तर की जो सीट है वो उनके हाथ से चली जाए। और दूसरी तरफ भाजपा भी यही कोशिश में है कि जो पिछली जो 2013 का चुनाव था, उस चुनाव में जो रिजल्ट हमें मिला था वो हमें मिल पाए। जी काफी जरूरी ये सीट है। आप भी लगातार बता रहे हैं कि ये गढ़ जो है वो कांग्रेस का बना हुआ है, लेकिन इस गढ़ को छीनने के लिए बीजेपी कितनी मेहनत कर रही है, क्योंकि एक के बाद एक बड़े नेताओं के दौरे लगातार बस्तर संभाग में होते हुए दिखाई दे रहे हैं। चंद्र प्रकाश जी, देखिए स्वीटी, यदि गढ़ की बात की जाए तो बस्तर कभी भी किसी एक पार्टी का गढ़ नहीं रहा है। यदि हम आजादी के पहले से, आजादी के बाद से जो चुनाव हुए उसकी बात करें तो अमूमन बस्तर के अंदर में निर्दलीय प्रत्याशी काफी संख्या में जीत कर आए थे, लेकिन 2018 का जो चुनाव था, जिसमें 12 में से 12 सीटें कांग्रेस ने जीती थी, तो बस्तर की जनता का मन यह कहता है कि वो हर बार कभी भी एक किसी पार्टी के साथ ना चले, वो पार्टियों में पहले देखती है कि कौन सी पार्टी उनके हित में काम करेगी, कौन सी, क्योंकि आदिवासी बहुल इलाका है, नक्सल पीड़ित इलाका है। अगर बस्तर की बात की जाए तो लाल आतंक से बस्तर करा रहा है, तो जाहिर तौर पे वो अपनी चीजों को देखकर वोट करेंगे। उन्हें इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि सत्ता पे कौन काबिज होगा, उन्हें इस बात से फर्क पड़ता है कि जो सरकार है उनके लिए क्या फैसले लेती है। जी, जातीय समीकरण की बात करें तो ये भी महत्वपूर्ण रोल अदा करता है किसी भी चुनाव में। इस संभाग में क्या जातीय समीकरण है और क्या लगता है कि क्या आने वाले दिनों में आप बदलाव देख सकते हैं यहाँ पे? देखिए, बस्तर संभाग जो है, अगर कहा जाए तो आदिवासी बहुल इलाका है, जंगल का इलाका है, तो जाहिर तौर पे वहाँ जो आदिवासी वर्ग के लोग काफ़ी वोटर है, और अब ये आरक्षित सीटें भी है बस्तर में। कई, अगर जगदलपुर की बात, जगदलपुर जो मुख्यालय है वो सीट जो है आरक्षित सीट नहीं है, बाकी तमाम जो सीटें हैं वहाँ आरक्षित है, और जाहिर तौर पर उन्हीं के प्रत्याशी जो हैं आरक्षित वर्ग के, वो दोनों ही पार्टियों के तरफ से चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ इस बार के चुनाव में ये देखना दिलचस्प हो गया कि जिस तरह से आदिवासियों ने एक नई पार्टी, जो पूर्व मंत्री अरविंद नेताम के नेतृत्व में जो आदिवासियों ने नई पार्टी बनाई है और वो पूरे सीटों पे चुनाव लड़ रही है, तो जाहिर तौर पे रिजल्ट जो है इस बार का काफी दिलचस्प होने वाला है। इससे यही अंदाजा लगाया जा सकता है। जी बिल्कुल, और जातीय समीकरण हो या फिर सियासत समीकरण, हर मायने में यह अहम हो जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए ओपी चंद्राकर जी। तो देखिए किस तरीके से ये क्या बस्तर का ये पूरा समीकरण है और सत्ता का क्या राज है, पूरी जानकारी मैं आप तक पहुंचा रही। चूंकि बस्तर संभाग की जो सीट है ना, वो पूरे छत्तीसगढ़ में हॉट सीट मानी जाती है। चूंकि पहले चरण में चुनाव यहाँ पे होने हैं, इसलिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है इस सीट का पूरा समीकरण आप तक पहुंचाना, खासियत आपको बताना, क्योंकि काफी ज्यादा इसकी महत्वता इस वक्त छत्तीसगढ़ में है। तो बस्तर संभाग की 12 सीटों में से 11 सीटें काफी अहम है। कोटा की एक विधानसभा सीट से चुनाव जीते हैं कवासी लखमा। 2013 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को यहाँ पे नुकसान उठानी पड़ी थी, और 12 में से 4 सीटों पर ही चुनाव जीत पाई थी बीजेपी। और बता दें कि कांग्रेस ने 8 विधानसभा सीटों पर अपना परचम लहराया था। 2018 के चुनाव में बीजेपी को बस्तर में मिली थी करारी शिकस्त, और बस्तर संभाग के सिर्फ एक सीट पर जीत दर्ज कर पाई थी कांग्रेस। 2019 में दंतेवाड़ा विधायक भीमा मंडावी के निधन के बाद ये उपचुनाव हुआ था।
और छत्तीसगढ़ में दूसरे चरण विधानसभा चुनाव के नामांकन की तारीख के आखिरी दिन है। बलरामपुर जिले में उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ से सांसद दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ बलरामपुर पहुंचे, जहां उन्होंने हाई स्कूल खेल ग्राउंड में आम सभा को संबोधित किया। इसके बाद बीजेपी प्रत्याशियों को रिक्शा में लेकर नामांकन स्थल तक पहुंचे। यहां उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा है कि छत्तीसगढ़ में इस बार बदलाव की लहर है और डबल इंजन की सरकार भारी बहुमत से बन रही है। तो बलरामपुर पहुंचे हैं सुपरस्टार निरहुआ, जहां की तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। स्टार प्रचारकों में उनकी भी लिस्ट में नाम शामिल है और नामांकन तारीख के आखिरी दिन संबोधन उन्होंने अपना दिया। पूरा छत्तीसगढ़ की जनता ने विचार बना लिया है कि अब जो है भ्रष्टाचार वाली कांग्रेस की सरकार को जड़ से उखाड़ के फेंकना है और डबल इंजन की सरकार छत्तीसगढ़ में भी बनाना है, क्योंकि कांग्रेस की सरकार जब से आई है कोई क्षेत्र नहीं बचा जिसमें इन्होंने भ्रष्टाचार नहीं किया हो। जो हमारी छत्तीसगढ़ की जनता है, जो उनका हक है, उनको जो प्रधानमंत्री जी के द्वारा 16 लाख आवास मिलने थे वो उनको नहीं मिलने दिया, जो अनाज मिलना चाहिए वो नहीं मिलने दिया। और कांकेर में मंतूराम पावर समर्थक दल को बड़ा झटका लगा है। दरअसल मंतूराम पावर समर्थक दल के कोषाध्यक्ष नीरज राय अपने सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ कांग्रेस में प्रवेश कर गए। जिला अध्यक्ष सुभद्रा सलाम और विधानसभा प्रभारी प्रशांत यादव के समक्ष कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की। इस दौरान नीरज ने कहा कि कांग्रेस की सरकार किसानों के हितैषी है। तो कोषाध्यक्ष नीरज राय हुए हैं कांग्रेस में शामिल। सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ थामा है दामन कांग्रेस का। और ऐसे में कांकेर की तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। कांग्रेस की सरकार किसानों की हितैषी है, नीरज राय ने यहां पे कहा है। तो मंतूराम पावर समर्थक दल को बड़ा झटका लगा है। और बता दें कि कोषाध्यक्ष नीरज राय कांग्रेस में शामिल हो चुके हैं अपने समर्थकों के साथ। खबरों में आगे बढ़ेंगे। कोरबा की चारों विधानसभा सीटों में नामांकन भरने का सिलसिला अब खत्म हो चुका है। जहां शुरू में 85 लोगों ने अपना नामांकन पत्र दाखिल किया था, तो वहीं अंतिम दिन कई विधानसभा से 50 लोगों ने नामांकन पत्र दाखिल किया। 31 अक्टूबर को जमा किए गए नामांकन की स्क्रूटनी होगी और गुरुवार 2 नवंबर को नाम वापसी के बाद उम्मीदवारों की अंतिम लिस्ट जारी की जाएगी। बता दें कि आखिरी दिन रामपुर विधानसभा से 10, कोरबा विधानसभा से 18, कटघोरा से 15 और विधानसभा पाली तनाखार से 7 अभ्यर्थियों ने नामांकन जमा किया है। वहीं नामांकन प्रक्रिया पूरी होने के बाद अभ्यर्थियों के नाम वापसी को लेकर मनाने का दौरा शुरू हो चुका है। इसको लेकर चुनाव आयोग प्रक्रिया में जुट गया है। कोरबा से एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है, जहां नामांकन भरने एक व्यक्ति 10,000 रुपए के सिक्के लेकर नामांकन भरने कलेक्ट्रेट पहुंचा, जिसे लेने से इनकार कर दिया गया। नामांकन के आखिरी दिन गणेश दास महंत चुनाव लड़ने से वंचित रह गए। फिलहाल ये मामला कोरबा में काफी चर्चा का विषय बना हुआ है। तो कोरबा से ये मामला सामने आया है, जहां नामांकन दाखिल करने के लिए अभ्यर्थी जो है वो 10,000 के सिक्के लेके गए थे नामांकन दाखिल करने के लिए, लेकिन कलेक्ट्रेट ने मना कर दिया और ऐसे में प्रत्याशी का नामांकन दाखिल नहीं हो पाया। तो 10,000 रुपए के सिक्के लेकर पहुंचा था प्रत्याशी अपना नामांकन दाखिल करने के लिए, लेकिन भारतीय करेंसी लेने से इनकार कर दिया गया है। तो नामांकन भरने प्रत्याशी गए थे, लेकिन 10,000 के सिक्के थे, इसलिए भारतीय सिक्के लेने से इनकार कर दिया गया। और मामला कटघोरा के बजरंग मोहल्ले का है, जहां एक व्यक्ति के ऊपर सप्ताह में 2 दिन प्रार्थना के नाम पर सैकड़ों लोगों को इकट्ठा कर वाहन खड़ा करके रास्ते को जाम कर देने का आरोप लगाया गया, जिससे न केवल मोहल्ले वालों को दिक्कत तो हुई बल्कि आने जाने में भी परेशानी का सामना करना पड़ा। इसके अलावा मोहल्ले वालों ने
मतांतरण का आरोप भी लगाया है। बताया जा रहा है कि लोगों ने सैकड़ों की तादाद में उसके घर पर पहुंचकर जोर जोर से जय श्री राम के नारे लगाने शुरू कर दिए थे। वहीं मामला गर्म होने के कारण कटघोरा पुलिस को इसकी सूचना दी गई, जिसके बाद पुलिस ने गुस्साए लोगों को शांत कराकर मामले को रफा दफा किया। बजरंग जय सवाल है, वहाँ पे चर्च लगाता है, उसको हम लोग कितना मना करते हैं कि यहाँ पे मत लगाओ मत लगाओ, फिर भी नहीं मानता है। इतना वो लोग हम लोग को धमकी देता है, चमकाता है वो कि हम लोग वहाँ जाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, ऐसे करेंगे, बोलता है। ये इससे पहले कुछ विवाद भी हुआ था वहाँ? हाँ हुआ था। क्या हुआ था? हम लोग उसी के बारे से मना करते, गाड़ी रखने से ना हम लोग को मना किए, और फिर मना करने के बाद नहीं मानते। और जगदलपुर के ग्राम गरवंड खुर्द में एक शख्स के अवैध शराब का कारोबार करने की खबर मिली, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी प्रेमलाल के यहां छापेमारी की। बताया जा रहा है कि आरोपी अपने घर से ही अवैध शराब की बिक्री करता था। छापेमारी के दौरान आरोपी के कब्जे से लगभग 34 लीटर अवैध शराब बरामद किए गए। वहीं आरोपी के खिलाफ थाना नगरनार में आबकारी एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया और मामले में आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया है। तो आबकारी एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है, न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया है। आरोपी को कारोबारी के घर से अवैध शराब बरामद हुई है और कब्जे से 34 लीटर अवैध शराब पुलिस ने बरामद की है। और कोरबा की चारों विधानसभा में बागियों और निर्दलीय उम्मीदवारों के सारा समीकरण बिगाड़ कर रख दिया है। जो कयास लगाए जा रहे थे वो सब धरे के धरे रह गए हैं। अब आलम यह है कि मुख्य दो पार्टियां बीजेपी और कांग्रेस वोटरों के अलावा बागियों और निर्दलीय प्रत्याशियों को साधने में जुटी हुई है। कोरबा से जहां वर्तमान विधायक जयसिंह अग्रवाल कांग्रेस से उम्मीदवार है, तो वहीं बीजेपी से लखन लाल देवांगन के बीच कड़ा मुकाबला है। लेकिन अब इसी बीच अजीत जोगी की पार्टी की बसपा पार्टी और निर्दलीय उम्मीदवार जो अलग अलग समाज से आते हैं, इन्होंने सारा समीकरण बिगाड़ कर रख दिया है। हम लोगों का जो एक मिशन था, जो 15 साल पहले जिस मिशन की शुरुआत की है कि कोरबा क्षेत्र में सभी समाज का अपना सामाजिक भवन होना चाहिए, उसमें वैसे तो गुप्ता परिवार पर लेट है, लेकिन देर आए दुरुस्त आए, आज इसका शुभारंभ हो रहा है। मैं आप सभी को हार्दिक बधाई शुभकामनाएं देता हूँ। उसके साथ साथ ये भी है कि पहले 15 साल पहले जब शुरुआत किए तो उस समय समाज को 2 लाख, 1 लाख, 3 लाख, 5 लाख देते थे। अब हम लोगों ने तय कर लिया कि 20 लाख, 25 लाख, 50 लाख देंगे। तो अब जो भवन बनेगा आगे आने वाले समय में, अभी आपका 20 लाख का बनेगा और जिस दिन उद्घाटन करेंगे उस दिन करेंगे और भी आगे इसको बढ़ाएंगे। और कोरबा में विधानसभा चुनाव के मद्देनजर होने वाले मतदान को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने को लेकर पुलिस पर बड़ी जिम्मेदारी है। यही वजह है कि पुलिस दिन रात मेहनत कर अवैध कार्य में लिप्त लोगों की धरपकड़ करने के साथ ही शहर को शांति व्यवस्था को कायम रखने के प्रयास में जुटी हुई है। रविवार को पुलिस ने शहर में फ्लैग मार्च निकाला और लोगों को संदेश दिया कि वो भयमुक्त होकर वोट डाले, बिना किसी लालच और डर के। इससे पहले एसपी ने जिले के सभी पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों को दिशा निर्देश भी दिए। फ्लैग मार्च से पहले एसपी जितेंद्र शुक्ला ने कोतवाली थाना परिसर में पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों के सामने स्पीच दी, जिसमें उन्होंने कहा कि चुनाव को प्रभावित करने वालों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। तो लोगों से मतदान की अपील की गई है, बिना डर और भय के मतदान करें, वोट डालें। ये उनके द्वारा लगातार फ्लैग मार्च निकालकर कहा जा रहा है और कहा यह भी जा रहा है कि आप किसी से डरे नहीं, बिना लालच के आप ये मतदान करें। तो पुलिस ने फ्लैग मार्च निकालकर लोगों को जागरूक किया है। शांति व्यवस्था कायम रखने के लिए भी ये पुलिस की तरफ से एक पहल है।
तो लोगों से मतदान करने की अपील यहाँ पे फ्लैग मार्च निकाल के पुलिस ने की है। असामाजिक तत्वों के लिए भी लोगों को सतर्क किया है। तो पुलिस द्वारा फ्लैग मार्च यहाँ पे निकाला गया है। शांति व्यवस्था कायम रखने के लिए फ्लैग मार्च निकाला गया है। तो फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। खबरें लगातार जारी है, देखते रहिए इंडिया वॉइस।